मैडम, आदरणीय मोदी जी ने उनके एक भाषण में कहा था कि आयुर्वेद को अगर विश्व की तरफ पूरे फैलना है तो विश्व को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। अभी विश्व को, यूनिवर्स को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो है रिपोर्ट्स की। मेरा TSH रिपोर्ट ये है, मेरा शुगर का रिपोर्ट ये है और मैं मेडिसिन खा रही हूँ और मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा इज नथिंग बट बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट्स। हमारे पास जो भी लोग आते हैं उनका हम नाड़ी परीक्षण करते हैं, उनको कुछ रिपोर्ट्स बोल देते हैं, या लोग रिपोर्ट की कॉपी लेके हमारे पास आते हैं। अच्छा। और फिर पंचकर्मा के बाद 3 महीने के बाद 1 महीने के बाद उनका क्या रिजल्ट मिल रहा है उसके हम रिपोर्ट्स लेते हैं। तो भाई एक प्रूफ हो जाता है, एक एविडेंस हो जाता है कि आयुर्वेदा इज हेल्पिंग देम। सो जो लैंग्वेज आजकल लोगों को समझ में आ रही है उसी लैंग्वेज में हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं। ग्रेट। नमस्कार MSMEs, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। इस फेज का नाम है दी MSME HR मैनेजमेंट पॉडकास्ट। जैसा कि आप जानते हैं, मैं नैना नाइक, नया लक्ष्य HR मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की डायरेक्टर पिछले 30 साल से HR में ही काम कर रही हूँ और पिछले 10 साल से MSME के साथ 1-to-1 काम कर रही हूँ। MSMEs के साथ जुड़े हुए जो भी चैलेंजेस है, एम्प्लॉय रिलेटेड चैलेंजेस है, उसके ऊपर जो भी मैं सॉल्यूशंस दे सकती हूँ उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। मेरी वैल्यू है कंट्रीब्यूशन और इस कंट्रीब्यूशन के जरिए ही हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट में हम HR के एक्सपर्ट्स तो बुला ही रहे हैं, उनके लिए भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उनको आए हुए हैं, उसके जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही हम कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज से जुड़े कुछ चैलेंजेस को देख रहे हैं जो टिपिकल जनरली जो कहे जाता है कि काम के रिलेटेड ही नहीं हो, उनके हेल्थ के रिलेटेड भी हो, उनके मन के रिलेटेड भी हो, इस तरह के भी सॉल्यूशंस हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारा ये पॉडकास्ट आज का है और इसके लिए हमने बुलाया है MD डॉक्टर सुरभि वैद्य। नमस्कार। डॉक्टर सुरभि वैद्य की थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूंगी। डॉक्टर ने उनका जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर से 1993 में BAMS किया था। आज वो चरक हेल्थ सॉल्यूशन की फाउंडर और डायरेक्टर है। पिछले करीबन 10 साल से होलिस्टिक वेलनेस और ट्रेडिशनल मेडिसिन पे वो प्रैक्टिस कर रही है। इन्होंने TCS, इंडस लाइफ साइंस ऐसे कॉर्पोरेट्स में सीनियर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट के तौर पे भी काम किया है। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, गौर कीजिए, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये तीनों लेवल पे होलिस्टिक हीलिंग देना ये उनका काम है और ये पंचकर्म, डाइटिंग, काउंसलिंग और जरूरत पड़े तो मेडिसिन, इस पर आजकल काम कर रही है। अब एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक के साथ ये जुड़े हुए हैं। हम इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा ये क्या है? मैडम, आदरणीय मोदी जी ने उनके एक भाषण में कहा था कि आयुर्वेद को अगर विश्व की तरफ पूरे फैलना है तो विश्व को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। अभी विश्व को, यूनिवर्स को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो है रिपोर्ट्स की। मेरा TSH रिपोर्ट ये है, मेरा शुगर का रिपोर्ट ये है और मैं मेडिसिन खा रही हूँ और मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा इज नथिंग बट बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट्स। हमारे पास जो भी लोग आते हैं उनका हम नाड़ी परीक्षण करते हैं, उनको कुछ रिपोर्ट्स बोल देते हैं, या लोग रिपोर्ट की कॉपी लेके हमारे पास आते हैं। अच्छा। और फिर पंचकर्मा के बाद 3 महीने के बाद 1 महीने के बाद उनका क्या रिजल्ट मिल रहा है उसके हम रिपोर्ट्स लेते हैं। तो भाई एक प्रूफ हो जाता है, एक एविडेंस हो जाता है कि आयुर्वेदा इज हेल्पिंग देम। सो जो लैंग्वेज आजकल लोगों को समझ में आ रही है उसी लैंग्वेज में हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। सो जैसे कि आप जानती हैं कि ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं वो MSMEs के हेल्प के लिए कर रहे हैं। उनके साथ ही एक्चुअली MSMEs को हेल्प करना उनके एम्प्लॉयज के बेटरमेंट के लिए, एम्प्लॉयज को बेटर कल्चर देने के लिए, एम्प्लॉयज को नर्चर करने के लिए MSMEs को हम हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि आप जानती है कि नया लक्ष्य HR मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की टैगलाइन ही है
वी हेल्प योर एम्प्लॉइज टू ग्रो योर बिजनेस। Very सो अगर हम एम्प्लॉइज को हेल्प करेंगे, एम्प्लॉइज को हर तरीके से, हर तरह से अगर हम हेल्प करेंगे, तो वो एम्प्लॉइज ही है जो आपका बिजनेस बढ़ाते हैं। तो इसी सिलसिले में आज का हमारी ये बातचीत होने वाली है। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि एमएसएमई के पास एम्प्लॉइज को जनरली क्या कॉमन चैलेंजेस आते हैं? मतलब पहले तो हम चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे कि एमएसएमई को क्या चैलेंजेस आते हैं, कि एम्प्लॉय क्यों काम नहीं करते हैं या व्हाटएवर, आप बताइए। Yes, exactly. This is a very good and foremost question because challenges come first. यस। तो challenges we can divide in three parts. कि जैसे physical, emotionally or mental challenge, and the third one is because of immunity. यस। तो फिजिकल में सपोज अभी आप किधर भी काम करते हो तो 9 घंटा 10 घंटा वर्किंग आवर्स है, 1-2 घंटा ट्रैवलिंग है इन मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, तो दिन भर जो सीटिंग है, सीटिंग इज न्यू स्मोकिंग, तो सीटिंग की वजह से जो एब्डोमिनल गर्थ है वो बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, देन इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें डेवलप होने लगती है। इफ दे आर नॉट टैकल इन टाइम, अगर वो समय पे हम हैंडल नहीं करते हैं तो इट मे लीड टू पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, ये अलग स्ट्रीम है। अगर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है लगातार, तो दिन भर तो स्क्रीन एक्सपोजर है, तो ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है। और जो यंगस्टर्स है, यंग गर्ल्स है, 25 to 30 के बीच में, अगर उनको एमएसएमईज में अगर है कुछ ड्रेस कोड है, तो उनको तो वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना पड़ता है, विच आर वेरी टाइट, एंड अगेन उनका जो लोअर वेस्ट का एरिया रहता है वो पूरा पैक रहता है पूरे दिन में 9-10 घंटे के लिए, तो दे में डेवलप पीसीओडी। तो ये प्रमाण हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं अभी वर्किंग लेडीज में, पीसीओडी का प्रमाण ज्यादा है। जो मैंने अभी फिजिकल चैलेंजेस बताए वो है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूरिन इनकॉन्टिनेंस। अगर 4 घंटे मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बीच में उनके बेचारे वॉशरूम के लिए नहीं जा पाते हैं शर्म के मारे, तो दे हैव टू होल्ड द यूरिन, एंड वेग जो है वो वेग धारण नहीं करना चाहिए, पर वो धारण करना पड़ता है उनको, तो उसकी वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी आजकल बहुत कॉमन हो रहा है वेरी यंग एज में। तो ये तो हो गया फिजिकल। दूसरा मेंटल चैलेंज, अगर कोई नया एम्प्लॉय आप ले लेते हो और उसको सब आप सिखा रहे हो, आई नो HR वर्क्स वेरी गुड, they have policies, they have training systems, all these things are there in place, पर अगर नया बंदा है तो वो स्ट्रेस ले सकता है कि अगर मुझसे ये काम नहीं सही हुआ तो क्या हो सकता है, then he goes into overthinking, स्ट्रेस से एंजाइटी, देन कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन सप्रेस हो जाता है। वो क्या होता है मैम? कॉर्टिसोल लेवल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। अगर मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, तो ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल लेवल मेरे शरीर के अंदर बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, इंसुलिन कम हो जाता है। तो जो एंडोक्राइन सिक्रेशंस है जैसे कि थायराइड है, एड्रिनलिन, इंसुलिन एंड कॉर्टिसोल, इनको सब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है। ये थोड़ा सा लेवल में हमको समझे ऐसा बताएंगे तो अच्छा। तो देखो मेरा स्ट्रेस बढ़ गया, मेरा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, मेरा इंसुलिन कम हो गया, तो मेरी शुगर बढ़ने लगेगी। ये पार्ट उसका हो गया। और जो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी स्ट्रेस की वजह से अभी काम करना मींस उसकी गाड़ी जो है पटरी से नीचे उतर रही है, क्योंकि पिट्यूटरी को कौन हैंडल करता है? हाइपोथैलेमस। बिग बॉस इज हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को कौन गवर्न करता है मालूम है? अपने इमोशंस। तो अगर बंदा नया है, ही इज इमोशनली चैलेंज्ड, इसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ही इज ऑलवेज इन डायलेमा, ही इज ऑलवेज इन स्ट्रेस, तो सोचो उसके साथ क्या क्या हो सकता है ना? तो इमोशनल वेलबीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके HR की तरफ से उसको वो कंफर्टिंग मैसेज जाना ही चाहिए कि भाई तू 10 गलतियां कर ले, हम आपको और एक चांस दे देंगे। इफ इट गेट्स दैट कंफर्ट लेवल, तो उसका इमोशंस बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे हम घर में अच्छे रिलैक्स रहते हैं, हंसते खाते खेलते रहते हैं, वैसा ही एटमॉस्फेयर ऑफिस में अगर लाते हो,
मीन्स दिस इज द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, है ना। तो ये सब चीजें अगर होती है तो इमोशनली बैलेंस्ड ये सब हो जाती है, नहीं तो आईबीएस जैसा व्याधि, माइग्रेन जैसा व्याधि आपके एम्प्लॉय को जरूर हो सकता है। फिर यू विल बी वंडरिंग कि अरे ये तो इतना यंग है फिर भी हर तीसरे दिन इसका सर में दर्द है, इसके पेट में दर्द है, इसका ये खराब है, वो खराब है, ये क्यों हो रहा है? तो रीजन इज दिस। सो थैंक यू सो मच। अभी ये तो होता ही है, मतलब एमएसएबी सोचते हैं कि अगर मैं उसको सारी गलतियां नजरअंदाज करूंगा या फिर उसको ठीक है चलता है आगे मत करना, ठीक है चलता है आगे मत करना, तो उसको तो आदत लग जाएगी ना कि चलो अपने एम्प्लॉयर को चलता है कि मैं जैसे भी काम करूं। तो ये भी तो एक तरह से मतलब थोड़ा धोखा ही है। I can read between the lines. Yes. See, we Indian parents have a typical mindset. Yes. बच्चे की तारीफ करेंगे, उसको शाबाशी देंगे तो बच्चा तो सर पे चढ़ जाएगा। तो उसको तो कुछ मीन्स हमेशा डिसिप्लिन में रखना चाहिए। उसको बस उसकी गलतियां ही दिखानी है, ऐसा ही करना है। And we have grown as an entrepreneur also. Yes. तो mindset तो change हुआ नहीं है ना। Parents as an entrepreneur, as an employer, we have the same mindset. कि अगर employees की तारीफ कर देंगे तो वो तो सर पे चढ़ जाएंगे। But madam, it is your role. You have to lay down the policies, some appreciation, some rewards. Healthy competition should be there. Yes. है ना? तो बच्चों को और एम्प्लॉइज को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा सुनने वाला कोई है मेरे ऑफिस में। ऐसा नहीं है कि बार बार वो रोते हुए आपके पास आएंगे। You have to make them understand the responsibilities first. भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये नहीं करेगा तो these are the punishments. पर ऐसा भी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर गलती हो जाएगी तो you will be punished very harsh. कुछ ट्रेनिंग्स रहते हैं। और एक चीज है, अगर हम सबके सामने नहीं डांटते ना, उसको अकेले में सब समझाते हैं, तो everyone is able to understand their mistakes. पर सबके सामने हम इंसल्ट करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, तो it is very red flag. For the employer also, for the employee also, then they always think of changing the seat, these employers, and they don't change the job, they change their bosses. Yes. So you have to take care of the bosses first. तो HR में यही हम कहते हैं कि जब कोई आपको एम्प्लॉय छोड़ के दूसरी जगह जॉब ढूंढता है, सो हर वक्त ये पैसे के लिए नहीं जाता है। So employee change the job because of maybe the wrong management और उसको कुछ गलत तरीके से हैंडल किया गया है, तो वो भी छोड़ता है। हमने ये भी देखा है कि बहुत कम पैसे में से भी आपके पास एम्प्लॉय जुड़े रहते हैं अगर आपका उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। जैसा कि आपने राइटली बताया कि अगर किसी की गलती हो तो सबके सामने अगर डांटेगा तो नेचुरली उसके इमोशन पे अटैक है। तो अगर गलती होती है, जहाँ पर भी मैं कंसल्टेशन वगैरह देती हूँ, हमेशा कहती हूँ अगर गलती होती है उसको केबिन में बुलाओ, आपको जितना डांटना है डांटो। वेरी गुड। डांटते वक्त भी आप गलत वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो फिल्दी लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी लैंग्वेज में भी तो डांट सकते हैं, राइट। और अगर वो अच्छा करे तो सबके सामने उसको आपने अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमेशा ही मैं कहती आई हूँ। तो जैसे आपने बताया कि उसका इम्पैक्ट जो है वो उसके डायरेक्ट इमोशंस पे होता है। और हमने ये देखा है कि इमोशनली अगर कोई वीक रहे या इमोशनली अगर वो चैलेंज्ड रहे तो वो परफॉर्म कैसे कर पाएगा। फिजिकली तो फिट दिख रहा है, लेकिन उसके इमोशंस में अगर गड़बड़ है तो वो शायद ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा। मेरा अगला सवाल उसी के ऊपर है मैडम कि एक साइकोसोमैटिक हेल्थ कहा जाता है, तो ये साइकोसोमैटिक हेल्थ क्या है, एमएसएमई के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसका कैसे हम कैसे जाने कि हम इसको कैसे टैकल कर सकें। साइकोसोमैटिक में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ इज आल्सो इन्वॉल्व। सो साइको इज मेंटल एंड सोमैटिक इज फिजिकल। उसके सिम्टम्स जो है वो फिजिकली दिखते हैं। हाँ, अच्छा। तो इट इज ऑलवेज सेड कि देयर इज गट ब्रेन रिलेशनशिप। ओके। तो हमारा ब्रेन जो है वो गट पे काम करता है, और एंड इट इज वाइस वर्सा आल्सो कि हमारा गट जो है वो भी ब्रेन पे काम करता है। आपने कभी सुना होगा कि अगर ज्योमेट्री का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, तो पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई चलो मैं पेपर देके पास हो जाऊंगी, तब तक वो प्रॉब्लम शुरू रहती है। सो दैट इज गट ब्रेन रिलेशनशिप। अभी समझो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर उसको बार बार डांटता है, बार बार इंसल्ट करता है, तो he has developed some fear
उसको उसके आगे जाने में उसको सब आता भी है, then also he won't be able to represent himself in a very good fashion. जो बंदा स्ट्रेस फ्री होके अच्छे से 10 मिनट बात कर सकता है, अगर उसके सामने उसका बॉस खड़ा हो जाए and which is giving bad impact on him, वो 5 मिनट में भी बात नहीं कर पाएगा, जो भी बोलेगा गलत बोल सकेगा, ऐसा है। फिर बार बार उसको वॉशरूम जाना है, बार बार प्यास लगेगी, जो भी बताना है वो अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा। तो these are psychosomatic, इसमें कुछ भी बीमारी नहीं है। अगर वो बॉस को हटा देते हैं, that बंदा is extremely fine, समझ गए ना? The person is impacting him, okay, and it is very bad influence. तो हमें भी समझना चाहिए कि पॉलिसीज अगर जब आप डिजाइन करते हो तो वो सबके लिए होना चाहिए, कि एटमॉस्फेयर हेल्दी होना चाहिए। किसी को किसी के साथ अगर टेंशन है, ऐसा नहीं कि हमेशा फ्रेंडली रहेंगे, तो इश्यूज एचआर तक जाने चाहिए, वो रिजॉल्व होने चाहिए, कम्युनिकेट होने चाहिए प्रॉपर्ली। कम्युनिकेशन इज द की और एनीथिंग। सो हम हमेशा कहते हैं कि एमएसएमई जो रहते हैं, जो छोटे एम्प्लॉयर रहते हैं, उनके लिए उनके पास कोई एचआर पर्सनालिटी नहीं रहती कभी-कभी, जैसे एचआर मैनेजर है या एचआर एग्जीक्यूटिव है, वो कभी-कभी नहीं रहते। तो ये एमएसएमई की जिम्मेदारी है कि वो खुद एज अ एचआर उनका रोल प्ले करे, क्योंकि आप अगर आपके एम्प्लॉय का ख्याल रखेंगे तो एम्प्लॉय आपके बिजनेस का ख्याल रखेगा। तो ये जो आपने अभी जो बात बताई कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बहुत एम्प्लॉयर है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा कि मैं अपने एम्प्लॉयज का किस तरह से ख्याल रखूं। जरूरी नहीं कि हर बार उनको मिठाई बोलना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना, वन हैंड चॉकलेट वन हैंड स्टिक, इस तरह से वो उनके साथ बिहेव कर सकते हैं। दूसरा, उनको जैसे हम कहते हैं एचआर में हम रिपोर्टिंग सिस्टम देते हैं, तो अगर आप उनके ठीक से रिपोर्ट्स लेते हैं, अगर आप उनको क्या काम करना है ये पहले से बताते हैं, तो ये बातें होनी जरूरी नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आप डांट फटकार के काम चलाया जाए, गाली गलौज करके काम चलाया जाए, आप उनको काम के बारे में बोलिए। दूसरा एक हमेशा मैं बोलती हूँ, जैसे आपने बताया कि साइकोसोमेटिक, तो अगर मैं किसी को डांटूं तो कहते हैं ना कि पीठ पर वार करो, पेट पर मत करो। तो उनकी अगर सैलरी आप बार बार पे निकालेंगे, वे इतना सैलरी देता है कुछ काम नहीं करता है, तो यह अगर सबके सामने बार बार बोला जाए तो आप कोई उसके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे, वो आपके लिए काम कर रहा है। ना ही एम्प्लॉय को ये समझना चाहिए कि मैं तो उनके लिए इतना मेहनत से काम करता हूँ तो क्या हुआ सैलरी देता है। दोनों ने भी समझना चाहिए कि जरूरत इनको भी है, जरूरत आपको भी है, और इस तरह से अगर एक दूसरे के साथ वो ठीक से काम करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आई थिंक दिस साइकोसोमेटिक का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, राइट? यस, ग्रेट। सो मैम, एक होता है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग जिसे कहा जाता है, तो इम्यूनिटी इज जरूरी है। मतलब अगर कोई इंसान है कि जिसको बुखार आता है या फिर सर्दी खांसी बहुत जल्दी होती है, तो नेचुरली उसके जो इंटरवल्स है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता हुआ तो एब्सेंट रहेगा, काम पे नहीं आएगा, फिर ऐसे, तो वो जानबूझ के भी नहीं कर रहा है, वो रियली ही इज नॉट वेल। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो एमएसएमई को बहुत अफेक्ट होगा अगर किसी को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फ्लू कुछ भी हुआ है तो सीधा 7 दिन तो गए। हाँ, उसे एम्प्लॉय, बिल्कुल, उसका जो काम असाइन था वो भी गया। वो सब मैनेज करने के लिए हमको इम्यूनिटी बूस्टिंग, अभी ये वर्ड ना कोविड के काल से बहुत ज्यादा फेमस हो गया। बिल्कुल, यस। और ये ऐसी कुछ चीज नहीं है कि कुछ आंवला खाओ, तुलसी खाओ, हल्दी खाओ और इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, नो वे। तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू अरेंज सम सेशंस, आयुर्वेदिक सेशंस कि इम्यूनिटी बढ़ाना इट इटसेल्फ इज अ टास्क। कुछ भी खाने पीने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। आहार एंड निद्रा, दीज आर द उपस्तंभ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी एज पर आयुर्वेदा। अगर आहार से और सिर्फ निद्रा से इम्यूनिटी बढ़ जाती तो आपको देखते कि जो हीरो हीरोइन है या जो बहुत रईस लोग हैं जो एकदम हिमाचल का भी पानी पीते हैं, इधर का पानी भी नहीं पीते, फिर भी उन लोगों को कैंसर है, राइट, है ना? तो ऐसा किसी भी चीज से रिलेट मत करो। हमारा जो जठर अग्नि है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, इट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं चटनी भाकरी भी खा रही हूँ और अच्छे से डाइजेस्ट कर रही हूँ, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो अपने एम्प्लॉयज का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें देखना है कि उनको भूख अच्छे से लगती है कि नहीं। इसके लिए आयुर्वेद भी दिनचर्या बताया है, ऋतुचर्या बताया है। दिनचर्या ने हम दिन भर में क्या क्या कर रहे हैं, तो
एचआर की कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए कि भाई तू 10 मिनट खुद के लिए ले और कुछ तो भी एक्सरसाइज कर, कुछ तो भी ब्रीथिंग टेक्निक्स कर या थ्रैटअप कर। ये सब चीजें अगर हम करते हैं होलिस्टिकली और वो आपके एम्प्लॉय को चैन की नींद दे पाते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 7-8 घंटे की नींद अच्छी हो जाती है तो उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अगर कोई बोलता है कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचता है कि एक और इम्यूनिटी बढ़ाओ, दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंटेंशन। कोई भी आता है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंटेंशन कि अल्टीमेटली आपको कैप्सूल तो नहीं बेच रहा है, अल्टीमेटली च्यवनप्राश तो नहीं बेच रहा है इम्यूनिटी के नाम पे। ऐसा नहीं चाहिए। यू हैव टू बी अवेयर। राइट। सो हमने देखा है कि बहुत बार जो कंपनी के मीटिंग्स होते हैं तो उसमें समोसे आते हैं और चाय तो रहती ही है ना। तो इसके बदले कुछ आप ऐसे इंट्रोड्यूस करो कि कोई हेल्दी स्नैक्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कोई एक कम से कम साल में कम से कम 1 या 2 बार एक अच्छे कोई डॉक्टर को या किसी अच्छे डाइटिशियन को बुला के अगर आप सेशन देते हैं, जैसे मैं बताती हूँ हमेशा कि ट्रेनिंग, हर एक एम्प्लॉय का ट्रेनिंग कम से कम साल में कम से कम 8 घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए। अब साल भर में 8 घंटे का मतलब चाहे तो आप पूरे साल में 1-1 घंटे का उसका ट्रेनिंग लो या फिर 2-2 घंटे के ट्रेनिंग्स लो। इसमें एक जैसे आप काम के बारे में ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल्स पे ट्रेनिंग होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग होते हैं, सेल्स बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स होते हैं, वैसे कोई एक हेल्थ का ट्रेनिंग होना जरूरी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सो डॉक्टर सुरभि वैद्य के मैंने क्रेडेंशियल्स भी नीचे दिए हैं, अगर उनसे आप बात करना चाहते हैं तो उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हो, या ऐसे आपके पहचान में अगर अच्छे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो या मेडिसिन भी या फिर दूसरे भी कोई डॉक्टर्स हो तो उनको आप जरूर बुलाइए और कम से कम आप 1 घंटे का सेशन रखिए आपके एम्प्लॉयज के लिए। उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को अगर आप आंसर करेंगे तो वो हेल्दी होके आपके पास काम करेंगे, और जो मन और बुद्धि से हेल्दी रहेगा तो नेचुरली वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जरूर ग्रोथ लाएगा। देयर वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कि जैसे आपने बताया कि बदलाव तो लाना चाहिए, जैसे हो सकता है कि जैसे आते हैं बहुत सारे ऑफिसेस में मैंने देखा है जब वो आते हैं तो पहले उनका विजन मिशन स्टेटमेंट वो पढ़ते हैं, सब साथ में खड़े होके कंपनी का विजन क्या है वो पढ़ते हैं। कुछ जगहों में मैंने देखा है कि सालों से प्रथा चली आ रही है कि एक पूजा होती है या फिर एक छोटा सा मंदिर होता है, जो कोई ना कोई आके वहाँ पूजा करता है, बाकी के जो लोग आते हैं वहाँ नमस्कार करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। दूसरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी नहीं कि पूजा ही होनी चाहिए, जैसे कोई भी किसी भी धर्म का किसी भी रिलीजन का अगर वो ऑफिस है, वो जो भी कुछ जिस किसी को भी मानते हैं तो उसकी धारणा करके उसका मनन करके काम अगर शुरू करेंगे तो एक बहुत अच्छे तरीके से काम शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारा बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी आई है, एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं कि जहां पर इन बातों को बहुत नजरअंदाज भी किया जाता है, जो कि रॉन्ग भी नहीं है, उनका कल्चर वैसे है, उस तरह से वो काम करेंगे आपके यहाँ। लेकिन ये जो बात आपने बताई कि मेडिटेशन या शांति ये अगर होनी है, ये अगर हो सकती है तो वो देनी चाहिए, बीच बीच में गैप देना चाहिए। लंच के बाद मिनिमम एक छोटा सा राउंड आप ले सकते हैं, उसके लिए आप उल्टा बोलो कि नहीं, आप एक छोटा सा राउंड लेके आओ। हम कहते हैं कि 8 घंटा या 9 घंटे का अगर हम टाइम भी देते हैं ना, सही मात्रा में देखा जाए तो 6 घंटे ही काम होता है। अभी ये 6 घंटे में अगर आप उनको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस उनका कम करके काम करें तो ये 6 घंटे भी पावरफुल हो सकते हैं, राइट। सो तो किस तरह से बदलाव लाना चाहिए, आप क्या आइडियाज देंगे, क्या टिप्स देंगे आप? सी इट इज वेरी सिंपल। कुछ भी चेंज लाना है तो बहुत ज्यादा हाई फाई में करने की जरूरत नहीं है। जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए वो अगर हम हर्बल पे शिफ्ट हो जाते हैं, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ऑफिस क्लीन करते हैं उसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है तो वो हम हर्बल में शिफ्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर हमारे दर्शक ये नोट कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन यू कैन कीप सम अरोमेटिक कैंडल्स जिसमें एसेंशियल ऑयल रखते हैं, तो उसका बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंस आता है। जो सुगंध अगर अच्छा रहता है तो पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, तो उससे कामिंग इफेक्ट यू गेट, तो मन शांत हो जाता है। यू कैन प्ले सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इन द ऑफिस, वो भी अच्छा काम करेगा। इट विल गिव यू सम वेरी सूदिंग इफेक्ट, सूदिंग एंड नाइस इफेक्ट।
मन शांत रहेगा, काम अच्छे से होगा। यू कैन ऑफर टी कॉफी, इन स्पाइट ऑफ दैट यू कैन ऑफर हर्बल टी, यू कैन ऑफर ग्रीन टी, एंड ये ऑप्शंस आपको रखने ही रखने हैं, कोकम शरबत, आंवला शरबत और नींबू शरबत के। इट इज वेरी रिफ्रेशिंग। किसी का बीपी लो हो जाता है, एंजाइटी में कोई आ जाता है, तो ये तुरंत असरदार है, सद्योप्रीणम इसको बोलते हैं, तो इट गिव्स यू वेरी गुड इफेक्ट। ये तो हम कर ही सकते हैं। जी जी। अगर कोई हम एक किचन प्लेटफॉर्म अगर दे सकते हैं कि जहाँ पे आके लोग अपना सलाद कट करके खा सकेंगे, क्योंकि लोग सलाद कैरी करते हैं, उसमें सब वाटर सोल्यूबल मिनरल्स एंड विटामिन्स है। जब तक वो खाते हैं ना, उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। इट इज एज गुड एज फिलिंग द गार्बेज, ऐसा है। तो अगर सही न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए तो ककड़ी गाजर घर से लाओ, ऑफिस में आके कट करके खाओ। अच्छा, मतलब जो डब्बे में कैरी करते हैं, घर में ही कट करके लाते हैं और बाद में दोपहर को, मतलब उन्होंने मे बी सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकलते हैं, वहाँ कट किया है तभी, और फिर ऑफिस में आते आते 1:30-2 बजे खाते हैं, तो मतलब उसका वैल्यू निकल जाता है। इसका पूरा वैल्यू निकल जाता है। These are water soluble minerals and vitamins, all these things. अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट Yes. चीज है ये। ओके। और मेडिटेशन, अभी ये इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है मैम, कि अगर शांत वातावरण है, अच्छे से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मेरा कोई सेल्स का बंदा है जिसको अग्रेसिवली काम करना है, जिसको भागना है, जिसको दौड़ना है, जिसको कस्टमर क्वेरीज हैंडल करनी है, सामने वाला कस्टमर चिल्ला रहा है, तो वो शांति से उसको अगर जवाब देगा तो वो और भड़केगा। मतलब अब जहाँ पर अग्रेसिवनेस की जरूरत है, जहाँ पर हमको थोड़ा सा फास्ट और थ्रिलिंग है, तो क्या उसको डिसिपेट नहीं करेगा? See, I think there is little bit confusion between being calm, quiet and sleepy. These are totally different things. Calm and quiet में आप aggressive काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अच्छा। You can give 100% to your job. That is the meaning of calm and quiet. अब जो भी काम, आप लड़ाई भी कर रहे हो तो 100% देके करोगे। आप लिखाई पढ़ाई कर रहे हो तो भी 100% देके करोगे। पर आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई है, आपको कौन सा भी एटमॉस्फेयर दे दो, आपको कितना भी बूस्टिंग दे दो, आप काम नहीं कर पाओगे। तो माइंड कामिंग इज वेरी इसेंशियल। माइंड काम है तो जिस काम को आप करना चाह रहे हो वो काम आप अच्छे से कर सकोगे। राइट, ग्रेट। ये भी मैंने सुना है बहुत बार कि नहीं, मुझे ना ऑफिस आना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि घर भी इतने सब झंझट है, इतने सब प्रॉब्लम्स है, और दोस्त भी मिलते हैं तो उनकी भी प्रॉब्लम्स बताते हैं, इससे अच्छा मैं ऑफिस में आके काम करूं। सो आई बिलीव कि दैट एटमॉस्फेयर इज बेटर देन सम अदर एटमॉस्फेयर्स, राइट? सो ग्रेट। अब मैं पूछना चाहूंगी आपको कि ये जो आजकल नया फैशन चल रहा है, मैं उसको फैशन ही कहूंगी, क्योंकि ये वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस सच में कुछ होता है या इसकी सच में कुछ जरूरत है? आपको क्या लगता है, और ये कैसे कैसे करना चाहिए? वर्क लाइफ बैलेंस इज एक्चुअली अ नीड। ओके, दैट इज माय ओपिनियन। किधर भी जाके हम 7-8 घंटा 9 घंटा काम करते हैं, तो घर में आके मुझे अच्छे से आराम से मैं मेरे फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगी, अच्छा डिनर खाऊंगी, रात के लिए घूमूंगी, ये करना तो मेरा हक है। अगर मेरा 12-13 घंटा कंपनी में जा रहा है, मैं घर जाते जाते थक जाती हूँ, खाना पकाने में मुझे टाइम नहीं, मेरे जो है अपने फैमिली वाले, उनको फ्रेश खाना नहीं मिलता है, तो उनकी तबीयत जो इट इज एट स्टेक। तो ये जो बैलेंस है, ये इतना हाइप भी करने की जरूरत नहीं है, वो हर एक एम्प्लॉय ने खुद ने समझना चाहिए और एम्प्लॉयर को भी समझना चाहिए। हमारे इधर क्या रहता है कि जो एम्प्लॉय ज्यादा टाइम तक बैठता है, लेट तक बैठता है, वो बहुत अच्छा है। यस, But भी काम करता है, वो अच्छा एम्प्लॉय। But actually that is wrong. He is not that much effective. Yes. If the employee is efficient, he is finishing his work by 6 o'clock, by 6:15, what is your deadline? And if he is leaving for his home, nothing is wrong. So that he can enjoy life with the family, he can spend time with the family. उसकी फैमिली अच्छी है तो आपका काम भी अच्छा है ना। उसके फैमिली में 2 बंदे बीमार गिर गए तो आपका काम भी इफेक्ट हो गया। तो ऐसा सोचो, ऐसा सोच अगर एम्प्लॉयर के दिमाग में आ गया, then it will be easier for the employer also to implement. See, अपने पास क्या है कि पेपर पे तो सब पॉलिसीज है, इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग मार खाते हैं। यस यस,
I do face that problem कि हम लोग पॉलिसी और सिस्टम और इतना अच्छा बनाते हैं Yes. लेकिन क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस में इतना डूब जाते हैं तो वो सब एट स्टेक हो जाता है। एमएसएमई के लिए क्या बताएंगे, क्योंकि उनके पास तो इतना सारा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस के बारे में आप क्या बताएंगे? स्ट्रेस के बारे में हमें पहले सोचना है कि मुझे किस वजह से स्ट्रेस है। मेरे पास काम ज्यादा है, आदमी कम है, या आदमी ज्यादा है, काम कम है, या आई एम नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। इसके लिए आई थिंक आपके जैसे जो एचआर के सर्विसेज है वो लेके उन्होंने रूट कॉज तक जाना चाहिए। हाँ, मुझे स्ट्रेस है पर किस चीज का है ये मुझे मालूम होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि पहले आपको क्या है जो अननोन, फियर ऑफ अननोन कभी कभी रहता है। सिर्फ स्ट्रेस है करके मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, किस चीज का स्ट्रेस है, यू हैव टू जॉट इट डाउन दोस पॉइंट्स, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। एंड वी हैव वेरी पावरफुल मेथड्स लाइक त्राटका, अंतर त्राटक, बहिर त्राटक, ज्योति त्राटक, then pranavochar in 3 various stages, means low, medium and high pitch में pranavochar, ओंकार chanting वो है। then breathing techniques, we have various breathing techniques, 8 breathing techniques we have, तो उससे भी हमें फोकस मिलता है। jotting down is first। आपके जैसे लोगों का काम है कि लोगों के साथ बैठना है, उनके पॉइंट्स नोट डाउन करना है, फिर वो उन लोगों का काम है कि भाई मुझे इसका स्ट्रेस है, अब मेरे पास ये 3 इंस्ट्रूमेंट से दिए हुए, अभी मेरी ड्यूटी है कि मैं एक अच्छा बंदा पकड़ूं, उसके पास से सब सीख लूं और उसको प्रैक्टिस करूं। और ये प्रैक्टिस करने से रियली जो चीजें है ना वो सही में हो जाती है। कभी कभी अपना पर्सनल स्ट्रेस भी हम अपने काम पे ले आते हैं, तो वो होता है कि कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, कोई प्रॉपर्टीज के झगड़े होते हैं, कहीं फैमिलीज में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, कभी बच्चों के पढ़ाई को लेके टेंशन्स होती है, एम्प्लॉयर को भी, मतलब मैं एमएसएमई की बात करूँ तो वो सारी चीजें उनको भी तो सताती है। तो ये सारी चीजें लेके वो ऑफिस आएंगे, फिर एम्प्लॉय कोई छोटी सी भी गड़बड़ कर दे तो उसके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप तो एक तो वो बैलेंस बनाए रखें। मैं वर्क लाइफ बैलेंस इस तरह से लेती हूँ कि वर्क काम भी करो, फैमिली के साथ भी टाइम बिताओ, और एक छोटा सा बॉर्डर जो है वो आप मेंटेन करो कि ना वो बोलते हैं ना कि आई डोंट मिक्स पर्सनल विद प्रोफेशन, ऐसा कुछ एक बहुत अच्छा कुछ है तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए कि भाई आपके इमोशंस जो है या आपका जो भी विचार जो भी है या भी प्रॉब्लम्स है वो आप एम्प्लॉइज के ऊपर न निकालें, एम्प्लॉइज के साथ बर्ताव करते हैं उसको न जोड़े, और इस तरह से वो बैलेंस बनाए रखें। आपका इसमें क्या विचार है? See, ideally it is very good. यस पर ये मेरे पास डिब्बे नहीं ना कि इधर ऑफिस के इमोशंस है, इधर मेरे फैमिली के इमोशंस है, इधर बच्चे के इमोशंस है, ऐसा नहीं है ना। सब तो मेरे पास एक ही है, तो इसका इम्पैक्ट तो रहने वाला है। यस, ये मुझे धीरे धीरे सीखना है कि मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रही है तो मैं मेरे आगे वाले एम्प्लॉय के ऊपर नहीं चिल्लाऊं, मैं उसको अच्छे से हैंडल करूं। आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, और ये मुझे ही सीखना है, ये एम्प्लॉयर को ही सीखना है धीरे धीरे। कोई भी बदलाव एक रात में तो आने वाला नहीं है, बस एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेज। मैं ऐसा कर रहा हूँ ये मैंने एग्री करना चाहिए पहले तो। यस, नहीं तो आपने जैसे बोला वैसे ही सब बोलेंगे हमारा तो पर्सनल अलग है, हमारा तो ये अलग है, हमारा तो हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। पर वो होता है, सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है। आप दुखी हो तो दुखी हो, आप घर पे भी दुखी हो, आप ऑफिस में भी दुखी हो, पर वो ऑफिस में आपको नहीं दिखाना है कि आप दुखी हो। ये हमको सीखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर मास्किंग अवर इमोशंस, एंड दैट इज अ टैलेंट, एंड दैट यू हैव टू एक्वायर। ग्रेट। सो कंक्लूजन में क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, जैसे छुट्टी की पॉलिसीज है, जैसे कुछ अभी इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल हॉलीडेज रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया इतने नहीं रहते लेकिन इंडिया में रहते, तो मेरे बाजू के घर में जो है उनको छुट्टी है, मुझे छुट्टी नहीं है, वो भी एक एम्प्लॉइज के दिमाग में चलता रहता है। तो अगर आप पॉलिसीज में ही डाले भाई आपको इतनी इतनी छुट्टियां हैं, आपने ये छुट्टी लेनी चाहिए, मैं यहाँ तक आगे जाके कहूँगी चलो सीएल है, एसएल है, सिक लीव होती है, कैजुअल लीव होती है, कोई बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि एक ही प्रिविलेज लीव ही दे देते हैं, फिर उसमें आप मतलब सीएल के लिए या एसएल के लिए जरूरत नहीं है अलग अलग नाम लेना उसको। तो इस तरह से भी अगर आपने छुट्टियां दी है तो देखें कि वो एम्प्लॉय वो छुट्टी एंजॉय करता है, ऐसे नहीं कि वो
छुट्टियां नहीं कम लेता है, जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि छुट्टी कम लेता है, पूरे रविवार को भी वो आना चाहता है काम पे, तो एक्चुअली वो बुरा है, गलत है। उसको ये मतलब एक जगह मैंने बताया था, एक बैचलर था, बोलता मैं घर में बैठ के क्या करूंगा, कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने कहा मूवी देखने चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, लेकिन मत आओ संडे के दिन काम पे मत आओ। यू हैव टू हैव दैट वन वीकली ऑफ, वो चाहे संडे को या फ्राइडे को जो भी है, तो यू हैव टू हैव दैट, यू हैव टू हैव डू योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर आपको अच्छे लगते हो। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हो तो दोस्तों के साथ घूमो, लेकिन यू हैव योर मी टाइम विद यू। ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे जगह घंटे काम करो और उसका असर होता ही है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट मशीन्स। जब मशीन्स आएंगे 10-20 साल के बाद तब देखेंगे, अभी एआई भी आया है तो ये हालत है, लेकिन एआई को चलाने वाले भी आगे ह्यूमन रिसोर्स ही है, एम्प्लॉयज ही है जो आपकी मशीन्स को भी चलाएंगे, तो उनको नर्चर करना, उनकी देखभाल करना ये एमएसएमई की जिम्मेदारी है। सो और कुछ आप कंक्लूजन में बताना चाहेंगे मैम? Exactly, nurturing actually is a very good word. Yes. You have to nurture. हम पौधा पेड़ लाते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो अपने आप तो ग्रो नहीं होगा। तो नर्चरिंग, आपके अच्छे अच्छे पॉलिसीज है, उसको एजुकेट करना, उसको अपफ्रंट सब बातें सही सही बताना, भाई इतना ही मिल सकता है, इतना अप्रिसिएशन है, इतना काम नहीं किया तो इतना पनिशमेंट है, ये सब पहले से ही मालूम होता है तो बंदा प्रिपेयर्ड रहता है। Nothing should come as a surprise. Right. सो स्कूल में हमने कभी कभी देखा है कि जो बच्चे ठीक से काम नहीं करते, ठीक से पढ़ते नहीं हैं, तो उनके लिए एक इन हाउस उनके पास कोई एक डॉक्टर होते हैं जो साइकोलॉजी के डॉक्टर हो, तो वो उनको चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं पढ़ रहा है बच्चा, या फिर ऑन द कॉल डॉक्टर्स रहते हैं। तो वैसे बहुत सारे आप भी जाते होंगे कुछ कॉर्पोरेट्स में, तो काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। आइदर आप काउंसलर बनो, या फिर ऐसा होता है ना कि आपको वो बार बार देख ही रहे, आप ही को देख रहे हैं हमेशा में, तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं हो। तो आप हो सकता है कि आपके दूसरे कोई काउंसलर्स है, एम्प्लॉय काउंसलर्स रहते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, फिर वो चाहे आयुर्वेदा के हो या मेडिसिन के हो, तो आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एम्प्लॉय हेल्दी है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी, आपका बिजनेस भी हेल्दी रहेगा। इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और थैंक यू वेरी मच मैम, आप आए यहाँ पर और आपने बहुत सारे अच्छे टिप्स हमको दिए हैं, हम इसको ज़रूर याद रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।